हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। मैं फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर 10th क्लास वाले बच्चों के लिए जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल, उनके लिए एक सीरीज़ में लेकर आया हूं बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज़, स्पेशली बोर्ड 2024 के लिए, यानी कि जो बच्चे अपकमिंग बोर्ड जो देने वाले हैं, जो प्रेजेंटली बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सीरीज़ होने वाली है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बता दूं। इसके अंदर अपन NCERT यानी कि जो आपका CBSE बोर्ड का सिलेबस है वो अपन पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। साथ ही लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे और जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस लेवल के कंसेप्ट इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी सीरीज़ होने वाली है बच्चों, 10th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो इसके अंदर में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं इसकी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करता जाऊंगा, स्पेशली 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं तो आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, या फिर अगर आप एक अच्छा बोर्ड के लिए एक अच्छा मटेरियल चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें, यह आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके अंदर बिल्कुल ज़ीरो से इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले अपन लेने वाले हैं, उसका ये लेक्चर 1 है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा साथ ही आपको जल्द ही इसके जो नोट्स हैं यानी कि हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको हेल्प हो सके बोर्ड के लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन से अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो हमारे पास आता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आता है सर इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो ये एक टाइप की फॉर्म है एनर्जी की। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, ये एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, जनरल भाषा में हम इसको लाइट भी बोलते हैं। बोलते हैं लाइट आ रही है क्या, लाइट गई, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ही एक टाइप की फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसे आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। अच्छा, आप जो यूज़ करते हो जनरली, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या होता है बता दूं आपको। जनरली हम क्या करते हैं, पूरे मंथ में जितनी भी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हमारा एनर्जी कंजप्शन होता है, अब वो 30 मंथ का मतलब 30 डेज़ का ड्यूरेशन हो सकता है या 3 मंथ्स का ड्यूरेशन हो सकता है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे पास आता है, तो जितनी भी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं उसका पैसा हमें गवर्नमेंट को, या जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जो भी बोर्ड आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसे आपको वो पे करना पड़ता है, जितना भी आपका खर्चा हुआ है, जितना भी आपने कंज्यूम किया है। तो हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसी का हम पैसा पे करते हैं। तो जो हम बिल पे करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का नहीं करते हैं, एक्चुअली हम एनर्जी कंजप्शन का बिल पे करते हैं, जितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की है। अब आप कहोगे सर कंज्यूम हम थोड़ी करते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, सुबह उठने से रात को सोने तक हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसेज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपकी टीवी हो गई, ठीक है, फ्रिज हो गए, AC हो गए, कूलर हो गए, पंखे हो गए, बल्ब हो गए, ये सारे डिवाइसेस किस पर चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर चलते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें गवर्नमेंट से, यानी कि हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट, जैसा भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा वो हमें इस एनर्जी को प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं, बदले में हम उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा पे करते हैं। दैट इज़ अ सिंपल थिंग। बट पॉइंट ये है हमारे पास, सर ये इलेक्ट्रिसिटी बनी कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये बनती कैसे है, ठीक है। दूसरा, हम तक कैसे पहुंचती है, हम तक कैसे पहुंचती है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में एनर्जी तो है, बट इलेक्ट्रिसिटी का आप ऐसा बोल सकते हो कि हम घर में ही बना सकते हैं क्या। एक क्वेश्चन आता है ना, सर घर में ही बना सकते हैं क्या। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये बनती किससे है, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है और ये हम तक कैसे पहुंचती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा,
इस सीरीज़ के अंदर, ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के अंदर मैं आपको हर वो कंसेप्ट बताऊंगा जो आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़े रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये सीरीज़ जो है वो बेनिफिट कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, सर इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे। तो इलेक्ट्रिसिटी से मेरा मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है हमारे पास, ये बना हुआ है एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्जेस से। अब इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझना पड़ेगा। हमें किसको समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस को। हमें सबसे पहला टर्म हमारे पास चार्जेस है, इसे हमें समझना पड़ेगा कि चार्जेस एक्चुअल में होता क्या है। जैसे आप ऐसा समझो, जैसे एक मकान बनाया हमने, कोई वॉल बनाई है। अब ये वॉल बनेगी किससे, तो आप कहोगे सर छोटी छोटी ब्रिक्स को जोड़कर इसको बनाया जाता है, ठीक है। अब मैं कहूँ ये ब्रिक किससे बनेगी, तो आप कहोगे सर ये जो ब्रिक है ये छोटे छोटे पार्टिकल से, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, इनको मिलाकर इसको बनाया जाता है। सेम वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस से, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब होती क्या है, देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे पास दो तरह के होंगे। अभी हम चार्जेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दो तरह के चार्जेस हमारे पास होते हैं, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन। तो एक तो हमारे पास प्रोटॉन है और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। दो पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं जिन्हें हम चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, वायर के थ्रू, जैसे सपोज मान के चलो कि मेरे पास कोई वायर है, ठीक है, या कोई भी एक पाथ हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं, ये जो चार्जेस हैं, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको, ठीक है। ये जो चार्जेस क्या करते हैं, जैसे सपोज मान के चलो मेरे पास कोई भी एक बल्ब है, ये कोई एक बल्ब है। अब ये बल्ब जो है वो किसका काम करता है बच्चों, लोड का काम करता है। लोड का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, ये है कस्टमर जो कष्ट में मरता रहता है, ये कस्टमर है, ठीक है, जिसको एनर्जी की ज़रूरत है। अब इसको एनर्जी सप्लाई कहाँ से करेंगे, तो इसको एनर्जी सप्लाई की जाती है बैटरी से, या हमारा बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया। तो ये हमारे पास मान के चलो सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर हो गया, यानी कि आपकी बैटरी। बैटरी क्या करती है, तो बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है। बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना। तो सप्लायर का काम करेगी, ये कस्टमर है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको सपोज़ मान के चलो कोई भी चीज़ खाने की इच्छा होती है, सपोज़ मान के चलो आपको पिज़्ज़ा खाना है, तो आप क्या करते हो, पिज़्ज़ा खाने के लिए आप क्या करोगे, सपोज़ आपको किसी भी, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में आपने ऐप ओपन की, मानो स्विगी या जोमेटो आपने ओपन किया, तो वहाँ पर आप रेस्टोरेंट सेलेक्ट करोगे, जिस भी रेस्टोरेंट से आपको मंगाना है, ठीक है। वहाँ से आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब वो ऑर्डर उस सप्लायर के पास पहुँच गया जो उसको सप्लाई करने वाला है आप तक। अब वो तो लेकर आएगा नहीं आपके पास, बस सप्लायर तो घर पे आएगा नहीं आपके लेके कि भैया आपने ऑर्डर प्लेस किया था, मान के चलो डोमिनोज से आपने किया, तो डोमिनोज का जो सप्लायर है वो तो घर पे आएगा नहीं आपके लेके। तो वो क्या करेगा, एक डिलीवरी बॉय आएगा। तो क्या करता है, इस सप्लायर के पास एक डिलीवरी बॉय आता है। कौन आता है, डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय क्या करेगा, यहाँ से बैटरी से यानी कि सप्लायर से आपने जो मंगाया था वो पिक करेगा, और इस वायर के थ्रू, यानी कि एक रास्ता होगा, एक मैप होगा जिसके थ्रू आपको दिखेगा कि वो किस पाथ से आ रहा है आप तक। तो वो मैप में आपको दिखता रहता है कि हाँ वो इस पाथ से आ रहा है, इस पाथ से आ रहा है, यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, 10 मिनट बाद आएगा, 15 मिनट बाद आएगा। तो आपको इस तरह से दिखता रहता है। तो ये जो है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन क्या करते हैं, ये डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, सप्लायर से यानी कि बैटरी से एनर्जी लेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी से एनर्जी लेगा और वायर के थ्रू कहाँ तक पहुँचेगा, कस्टमर तक पहुँचेगा। भाई से बात है, डिलीवरी बॉय को आप तक आने के लिए रास्ता तो चाहिए ना, सड़क तो चाहिए, तो उस रोड के थ्रू यानी कि वो सड़क के थ्रू आप तक पहुँचता है, ठीक है। तो दो वायर हमें चाहिए, एक तो वो वायर जिससे इलेक्ट्रॉन आएगा हम तक। अब यहाँ तक आ गया घर पे, अब वो जो भी पार्सल लाया था वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ लोड के पास आएगा, अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा, लोड को दे देगा।
जैसे फ्रिज, टीवी, एलईडी जो भी आपके घर में चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू आप तक पहुंचता है, एनर्जी लोड को देगा, और एनर्जी लोड लेने के बाद अब वो इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ जाएगा, दोबारा जाएगा सप्लायर के पास। तो जिस पाथ से वो एनर्जी लेकर आ रहा था इसे हम बोलते हैं लाइव वायर। दो वायर हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, एक तो लाइव वायर और दूसरा जो हमें चाहिए वो चाहिए न्यूट्रल। तो आपके घर में दो वायर होते हैं मिनिमम हमें कितने वायर चाहिए, दो, एक तो लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। अब दोनों में डिफरेंस है। लाइव वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे या जो प्रोटॉन्स फ्लो करेंगे वो विद एनर्जी करेंगे, यानी कि वो एनर्जी को लेकर जा रहे हैं, यानी कि जाने वाला रास्ता है लाइव वायर। और न्यूट्रल क्या है हमारा, आने वाला रास्ता, रिटर्निंग पाथ है। तो न्यूट्रल वायर जो है वो हमारे पास आने वाला रास्ता है और लाइव वायर जो है वो क्या है, जाने वाला रास्ता। आई थिंक आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो जाने वाला रास्ता जिसके थ्रू हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेके जाएंगे लोड तक, लोड उस एनर्जी को कंज्यूम करेगा और इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आएंगे, सप्लायर के पास यानी कि बैटरी के पास, फिर दोबारा एनर्जी लेंगे। यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इस तरह से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। आई होप आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का। अच्छा, दोनों में से अगर कोई भी एक पाथ ब्रेक हो जाए, जैसे न्यूट्रल वायर यहाँ से ब्रेक हो गया, न्यूट्रल वायर अगर ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब आप सोचो डिलीवरी बॉय के पास आने का रास्ता है लेकिन जाने का रास्ता ही नहीं है। अब जाने का रास्ता नहीं होगा तो डिलीवरी बॉय आपके घर पे तो रुकेगा नहीं, तो वो आने से मना कर देगा कि भैया नहीं, मैं इधर नहीं आ सकता, वहाँ रास्ता नहीं है आने का, है कि नहीं। ऐसे अगर जाने का रास्ता टूटा हुआ होगा तो भी वो आने से मना कर देगा, नहीं भाई मैं नहीं आ सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी अगर दोनों में से कोई भी एक वायर मिसिंग है तो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में समझते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझेंगे तो ही कहानी आगे समझ में आएगी। सीरीज से जुड़े रहें, लेक्चर से जुड़े रहें, स्किप नहीं करना है अपने को। सारी चीज़ें कंसेप्ट बाय कंसेप्ट अपन सीखते हुए चलेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। फिर मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, हैंड रिटन नोट्स, ताकि आप पढ़ सकें उस नोट से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है। तो पहला टॉपिक जो इसका है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक चार्जेस ही हैं, जहाँ से अपनी टॉपिक की स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इस इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, पर बेसिक्स क्वेश्चन जो हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस पर बनते हैं। अब मैं साथ के साथ आपको बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस भी साथ के साथ डिस्कस करता चलूँगा। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि बेसिक है आपके लिए, तो थोड़ा सा आप इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम बोलते हैं सर चार्जेस क्या होते हैं एक्चुअली। तो चार्जेस को डिफ़ाइन करने की बात जब आती है, यानी कि जब हमें चार्जेस को डिफ़ाइन करना हो, यानी कि हम चार्ज की डेफिनेशन कैसे दें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी मैटर की, आप ऐसा बोल सकते हो, किसी भी मैटर की या किसी भी बॉडी की दो पॉसिबल स्टेट हो सकती है। किसी भी मैटर या किसी भी बॉडी की दो पॉसिबल स्टेट हो सकती है। क्या क्या बताता हूँ। सबसे पहला स्टेट जो हमारे पास होता है वो तो होता है न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेट जो हमारे पास है दैट इज न्यूट्रल स्टेट। और दूसरी जो स्टेट हमारे पास होती है दैट इज चार्ज स्टेट। ठीक है, तो किसी भी बॉडी की दो स्टेट पॉसिबल है, या तो वो न्यूट्रल होगा या फिर चार्ज्ड होगा। अब न्यूट्रल का मतलब आप ऐसा समझो, आदमी की दो अवस्थाएं हो सकती है एक साथ में, एक टाइम पे या अलग अलग टाइम पे। या तो वो गुस्सा होता है, ठीक है, या तो वो गुस्सा होगा या फिर शांत होगा। दोनों में से एक ही काम कर सकता है, हो है कि नहीं। या तो वो गुस्से में होगा या फिर शांत होगा। अब आप सोचो, गुस्सा होने का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या हो गया, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं बॉडी में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हों, यानी कि हमारा जो नेट
चार्ज होता है इस केस में दैट इज़ 0। इस सिचुएशन में जो नेट चार्ज होता है हमारा वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। चार्ज स्टेट के केस में क्या होता है, चार्ज स्टेट के केस में हो जाएगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल हैं तो हम न्यूट्रल स्टेट में रहेंगे। कहने का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी बॉडी के पास, ये एक बॉडी है, इसके पास एटम होगा। ठीक है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे। अब नॉर्मली क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। हर व्यक्ति शांत रहता है नॉर्मली। तो अब आप कहोगे सर शांति तो रहते हैं बेसिकली, गुस्सा तो तब आता है जब हमें कोई गुस्सा दिलाए, है कि नहीं। गुस्सा दिलाएंगे तभी तो गुस्सा आएगा ना यार, ऐसे किसी को गुस्सा थोड़ी आता है। तो नॉर्मली क्या होता है, सारी बॉडीज़ जो होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, मतलब जितने उनके पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही उनके पास न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है। इस केस में अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो वो बॉडी न्यूट्रल है, मतलब उसका चार्ज 0 है, टोटल चार्ज। अगर दोनों बराबर नहीं है तो इस केस में जो नेट चार्ज है दैट इज़ नॉट 0। इस केस में जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नॉन ज़ीरो होता है, यानी कि ज़ीरो नहीं होता। अब चार्ज बॉडी हमारे पास दो तरह की पॉसिबल है। इफ़ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इफ़ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई दो ही पॉसिबिलिटी यूज़ हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से, या फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए। दो ही काम हो सकते हैं, या तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल है। भाई या तो दोनों बराबर होंगे या फिर बराबर नहीं होंगे। अब बराबर नहीं होंगे तो उसके भी दो सिचुएशन है, या तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो जब प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं इस सिचुएशन में हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, जब प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं तो बॉडी हमारे पास हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इस सिचुएशन में जो हमारी बॉडी है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो बॉडी कैसी हो जाएगी हमारी, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब देखो हमारे पास बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज भी बन गई, नेगेटिवली चार्ज भी बन गई। पॉजिटिव चार्ज कब बनेगी, जब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। नेगेटिव चार्ज कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। दोनों में से एक ही काम हो सकता है, या तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अगर दोनों ही नहीं हुआ तो फिर बराबर होंगे, इसके अलावा तो कोई फोर्थ सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अब नेगेटिव चार्ज कब हो सकती है वो देखो। नेगेटिव चार्ज होने के पीछे रीज़न क्या है, व्हेन बॉडी, अब नेगेटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कब होगा, व्हेन बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, इलेक्ट्रॉन लेंगे तभी तो नेगेटिव चार्ज होंगे ना। भाई हम एक्सचेंज जो करते हैं, देखो अगर हम न्यूट्रल से चार्ज की बात करें, यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ आना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं न्यूट्रल से चार्ज होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों एक्सचेंज किए, प्रोटॉन क्यों नहीं। तो प्रोटॉन हम इसलिए नहीं कर सकते बेटा क्योंकि प्रोटॉन पहली बात तो न्यूक्लियस के अंदर है, और उसके लिए हमें न्यूक्लियस के फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। इसलिए हम प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है वो। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लेंगे, भाई पहले हमारे पास मान लो आप 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 ही प्रोटॉन थे। अब कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लूँगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन करता हूँ तो नेगेटिव चार्ज, या फिर आप कह सकते हो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, या तो मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूं, इलेक्ट्रॉन ले लूं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कब हो जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज कब होगा? व्हेन बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर दे देती है तो पॉजिटिव चार्ज। तो हमें याद क्या रखना है? देखो याद क्या रखना है, ट्रिक। इलेक्ट्रॉन देती है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेती है तो नेगेटिव। सीधी सिंपल बात। इलेक्ट्रॉन देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात आते हैं सर चार्ज की डेफिनेशन कैसे दें। अगर हमें चार्ज की डेफिनेशन पूछी जाए तो कैसे देंगे? तो चार्ज की डेफिनेशन देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते, इसको फील किया जा सकता है। अब आप इसको सको सो चार्ज की डेफिनेशन तो दी नहीं आपने, तो हमारे पास दो तरह का चार्ज हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी बॉडी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। क्लियर है यहाँ तक बात? अदरवाइज अगर दोनों वैल्यू इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, तो बॉडी न्यूट्रल रहेगी। कैसी रहेगी? न्यूट्रल रहेगी। अब मैं बात करूँ डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज पहली बात तो डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसे हम फील किया जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको आप रिलेट कर रहे हो किससे? गुस्से से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पूछूं या डेफिनेशन अगर मुझे देनी हो तो कैसे देंगे? तो इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अच्छा, इंट्रिंसिक से मेरा मतलब क्या है? यहाँ पे इंट्रिंसिक का मतलब है ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल ड्यू टू विच इट shows attraction or repulsion on अदर बॉडी। यानी कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पार्टिकल अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करता है दूसरी बॉडी पर। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल और पार्टिकल ड्यू टू विच इट शोज अट्रैक्शन और रिपल्शन। के जैसे ही बॉडी चार्ज होती है, अब वो चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर चाहे नेगेटिव हो, तो वो क्या करती है? दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। जैसे प्लस को माइनस के पास लेकर आओगे तो अट्रैक्शन होगा, प्लस के पास प्लस को लेकर जाओगे तो रिपल्शन होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखो दोबारा बना रहा हूँ मैं, प्लस के पास प्लस को लेके जाएंगे तो ये रिपेल करेंगे, ठीक है। माइनस के पास माइनस को लेके जाएंगे तो रिपेल करेंगे, प्लस के पास माइनस को लेकर जाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं किसी भी न्यूट्रल बॉडी को, ठीक है, चार्ज बॉडी के पास लेकर आऊं तो क्या होगा? सोचो, न्यूट्रल बॉडी के पास अगर चार्ज बॉडी को लेकर आऊं तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इनके बीच में भी क्या हो जाएगा? हमारे पास अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन लगे। अब देखो, जब हम दो चार्ज बॉडी को पास ला रहे थे तो भी अट्रैक्शन हो रहा था, है ना, और एक चार्ज और एक न्यूट्रल को पास ला रहे थे तो भी अट्रैक्शन हो रहा था। इसका मतलब अट्रैक्शन से हमें पता नहीं लग सकता कि बॉडी चार्ज है या नहीं। तो हम कह सकते हैं रिपल्शन इज श्योरेस्ट टेस्ट फॉर चार्ज बॉडी। यानी कि सीधी सी बात है, अगर मुझे चेक करना है कि बॉडी चार्ज है या नहीं है तो अट्रैक्शन से ज़्यादा बढ़िया मुझे रिपल्शन से पता लगेगा।
क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडी के साथ भी हो रहा था, लेकिन रिपल्शन हमेशा चार्ज बॉडी के साथ ही होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि अगर हमसे पूछा जाए कि श्योरेस्ट टेस्ट कौन सा है, तो हम कहेंगे रिपल्शन इज़ द श्योरेस्ट टेस्ट, जिसके थ्रू आप ये बता सकते हो कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। क्लियर होगी बात? तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज हर पार्टिकल के पास चार्ज होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो बॉडी न्यूट्रल होगी, दैट मीन्स नेट चार्ज इज ज़ीरो, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, इसका मतलब बॉडी चार्ज स्टेट में आ गई, ठीक है। चार्ज स्टेट में आ गई, इसका मतलब सीधी सी बात है, या तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, दोनों में से कोई एक पॉसिबल है। न्यूट्रल से चार्ज कैसे बनेगा? बाय एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रल बॉडी से चार्ज बॉडी में हम कन्वर्ट कैसे कर रहे थे यहाँ पे? बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है बॉडी तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ और बतानी है यहाँ पे, एक और चीज़ समझो भाई। जैसे मान के चलो मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, मान के चलो ये बॉडी जो है वो न्यूट्रल है और जो दूसरी बॉडी है मेरे पास वो चार्ज्ड है, ठीक है। अब आप सोचो, हमें न्यूट्रल से चार्ज में जाना है, तो आपको सिंपल सी बात है, अभी अपन ने क्या सीखा कि न्यूट्रल से चार्ज में जाना है मतलब मुझे यहाँ से यहाँ आना है, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करना पड़ेगा। बट आप सोच के देखो, मान लेता हूँ कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 8 है स्टार्टिंग में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये भी न्यूट्रल ही थी। दो बॉडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मान के चलो कि ये मेरे पास कोई बॉडी बी है और ये मेरे पास कोई बॉडी ए है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 हैं। क्या स्टार्टिंग में दोनों न्यूट्रल हैं, ए और बी? अब सोचो, ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी तक जाना चाह रहे हैं, ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाना चाह रहे हैं? बी तक। बट इस ए से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या इतना आसान है? किराने से दुकान सब्जी लाने जितना आसान थोड़ी है, या किराने से कोई सामान लाने जितना आसान थोड़ी है। गए भैया 2 इलेक्ट्रॉन देना, भैया बोले यहीं ले जाओगे घर लेके जाओगे, मतलब यहीं खाओगे या घर ले जाओगे। तो ये इतना आसान नहीं है जितना अपन को लगता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से होगा, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर तो आना चाहता है लेकिन ये न्यूक्लियस इसे आने नहीं देता, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन तो चाहता है कि मैं बाहर निकल जाऊँ। दो तरह के इलेक्ट्रॉन अपने पास होते हैं, एक तो होता है बॉन्डेड, जो कि बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस से, और एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये तो कहीं भी जा सकता है, फ्री है ना। क्लास में दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो क्लास के बाहर है और एक जो क्लास में अंदर है। अब जो क्लास के अंदर है वो बॉन्डेड है। कैसा है वो? बॉन्डेड है, वो बंधा हुआ है, टीचर की परमिशन के बिना नहीं जा सकता। लेकिन जो बाहर घूम रहा है वो तो किसी से बंधा हुआ नहीं है, वो फ्री है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूव कर सकते हैं, पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है? सर इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इनको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएंगे। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टू एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन वी हैव टू सप्लाई सम एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है। इसके लिए मुझे कुछ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अब द मेथड्स यूज्ड, अब ये नोट्स आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पर मैं इसके आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा,
तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन। यूज़ फॉर चार्जिंग इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग बोलेंगे, यानी कि जिस मेथड को आप यूज़ करोगे बॉडी को चार्ज करने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में हमने क्या देखा कि बॉडी अपने आप चार्ज नहीं हो सकती, उसे चार्ज बनाना पड़ेगा। तो चार्ज बनाने के लिए जो मेथड्स आप यूज़ करते हो उसे हम क्या बोलेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब हमारे पास कितने तरह के मेथड्स होते हैं चार्जिंग के, तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं चार्जिंग के। अब 3 मेथड कौन कौन से होते हैं वो देखो। सबसे पहला हमारे पास होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नंबर 2 हमारे पास होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। और नंबर 3 होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। इसे हम क्या बोलेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या है ये, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, यानी कि इन मेथड से एनर्जी सप्लाई की जाती है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसमें हमारे पास इनसे बेसिस कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाते, यानी कि फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड में। ये 12th क्लास में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। बस मैं आपको यहाँ पर नाम इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इसके बाद एक छोटी सी प्रॉपर्टी अपन इसके बाद कंटिन्यू करके फिर आगे इस लेक्चर को अपन फिनिश करेंगे। इसके बाद अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। अब ये थोड़ा सा अपने लिए काम का है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये अपने लिए थोड़ा सा वैल्यूएबल है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली बात तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब क्या फ़ायदा हुआ इसका, इसका फ़ायदा ये है, यानी कि सपोज़ मान के चलो मेरे पास कोई बॉडी ए है, इसके ऊपर चार्ज है +5 कूलाम। अच्छा, कूलाम जो है वो यूनिट है चार्ज की, तो ध्यान देना इसकी SI यूनिट जो है चार्ज की वो कूलाम होती है। C से ऐसे डिनोट किया जाता है। मानो 5 कूलाम है और कोई बॉडी B है, इसके ऊपर चार्ज मानो +4 कूलाम है, और कोई बॉडी C है, इसके ऊपर चार्ज मानो -8 कूलाम है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, तो सिंपल ऐड कर सकते हैं, +5 +4 -8, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 कूलाम प्लस में। ठीक है, तो ये स्केलर होने की वजह से आप ऐसा कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, चार्जेस को आप सिंपली ऐड कर सकते हो, जैसा अपन करते आ रहे हैं। प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि ये स्केलर है। अगर वेक्टर होती तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो पहली प्रॉपर्टी तो सिंपल सी होगी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, याद होगी, याद रह जाएगी अपने को। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सेकंड, प्लस और प्लस के बीच में रिपल्शन होगा, माइनस और माइनस के बीच में रिपल्शन होता है, बट प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ है लाइक, आप साथ के साथ वैसे लिख भी सकते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड unlike charges
अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है अपने पास कि लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है अपने पास, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, थर्ड प्रॉपर्टी अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हमारे पास क्या बताई मैंने अभी बताई थी आपको, बताओ, कूलाम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या होती है हमारे पास चार्ज की? सीजीएस यूनिट हमारे पास दो होती है। अगर स्टैटिक चार्जेस है, स्टैटिक का मतलब अगर चार्जेस रेस्ट में है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ESU। ESU की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, ठीक है, स्टैटिक चार्जेस के लिए। और अगर मूविंग चार्जेस की मैं बात करूं तो ये वैल्यू हमारे पास होती है EMU, इलेक्ट्रो मोटिव यूनिट, मूविंग चार्जेस के लिए EMU। EMU का ही एक और नाम है एब कूलाम, इसी का एक और नाम है एब कूलाम। अगर कभी सुनो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ESU का एक और नाम है स्टेट कूलाम। तो स्टेट कूलाम और एब कूलाम ये भी चार्जेस की ही यूनिट है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इनका कन्वर्जन हमारे काम का नहीं है वैसे तो, भाई 1 कूलाम कितने ESU के इक्वल होता है या कितने EMU के इक्वल होता है, ये हमारे लिए यूज़ नहीं होता, पर ये यूनिट्स हमें ध्यान रखनी है। बाकी बेसिकली तो हम कूलाम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये हमारे लिए काम की प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं जो कि अपन करेंगे भी सही। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या कहती है, देखो समझो। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, जैसे सपोज मान के चलो कि मेरे पास कोई बॉडी है A और ये कोई बॉडी है B। मान के चलो इसके पास, इसका एटॉमिक नंबर मान लेता हूँ 8 है, इसका एटॉमिक नंबर मान लेता हूँ 12 है। अब A को मानो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन किससे मांगे? B से। तो B ने कहा ठीक है भाई 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तेरे को, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लिए, B ने दिए A को, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके ऊपर 2E चार्ज आ जाएगा। अब ये जो E है मेरे पास, ये E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। भाई जाहिर सी बात है, चार्ज अगर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा, तो क्या अपने साथ अपना चार्ज भी लेके जाएगा? हाँ सर, चार्ज भी लेके जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा, एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में जा रहा है, तो अपना चार्ज भी तो लेके जाएगा, क्योंकि चार्ज तो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी। और E की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस में होती है, प्रोटॉन के लिए यही चीज़ प्लस में हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के केस में ये वैल्यू माइनस में आती है ना। तो अपन तो यहाँ के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर साइन हटा रहा हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻। तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो +2E, इसने दिए हैं तो -2E। अब A को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, सॉरी B, हाँ A को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, B से मांग लिए। अब A को दोबारा ज़रूरत पड़ी कि यार भाई मुझे 5 इलेक्ट्रॉन दे दे। B ने कहा ठीक है भाई 5 इलेक्ट्रॉन देते हैं। दोबारा +5E, इधर आ जाएगा -5E। फिर इसने कहा चल 10 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसने कहा ठीक है, प्लस का 10E और माइनस का 10E, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन A जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए माइनस चार्ज आ रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसी के पीछे E लगा दो। E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब A को लगा कि यार B तो बहुत अच्छा है, जितने इलेक्ट्रॉन मांगो उतने दे देता है। तो A को आया लालच। A ने कहा कि B मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? उसने कहा कि मुझे 2.5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 2.5 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही 2.5 इलेक्ट्रॉन मांगे, B को आया गुस्सा
बी ने कहा देख भाई इलेक्ट्रॉन लेने हैं ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 3 से ज़्यादा मांगेगा वो भी दे दूंगा, लेकिन 2.5 नहीं दिए जा सकते। तो ए ने पूछा क्यों नहीं देगा, उसने बोला कि देख भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, आधा कहाँ से लाऊं, क्योंकि मेरे लिए तो इलेक्ट्रॉन पूरा ही जाएगा, लेना है तो पूरा ही ले। जैसे अपन करेंसी में एक्सचेंज करते हैं, मान के चलो किसी को 100 रुपये की ज़रूरत नहीं है, 50 रुपये की ज़रूरत है, अब अपने पास 100 रुपये ही, अपन तो कहेंगे भैया देख मैं तो 100 रुपये दूंगा, मेरे पास नहीं है 50 रुपये, ऐसे थोड़ी 100 के आधे करके दे देंगे उसको, नहीं कर सकते। तो हम 2.5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं कर सकते। यानी कि एक बात समझ में आ गई एक हो कि मैं जो इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ या दे सकता हूँ वो इंटीजर होना चाहिए। तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं, चार्ज हमारे पास हो जाएगा ±NE के इक्वल। अब n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज होंगे, दैट एक्सचेंज जो एक्सचेंज होंगे वो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इंटीजर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इंटीजर, यानी कि n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सो ऑन, पर पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। यानी कि सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो दिए जाएंगे और जो लिए जाएंगे वो इंटीग्रल होने चाहिए। आप 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 50 ले लो, लेकिन 2.5 2/5 नहीं लिए जा सकते। दैट इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन, यानी कि पैकेट की फॉर्म में ही एक्सचेंज होगा। आधा इलेक्ट्रॉन 1/3 2/3 नहीं लिए जा सकते। इज इट क्लियर? दैट इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, देखो सीधी सी बात है। अगर मैं पिछले वाले एग्जाम्पल में देखूं, देखो यहाँ पर अगर +2E आया था B पर और A पर आया -2E, टोटल कितना हुआ, 0। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने के पहले B भी न्यूट्रल था, मतलब चार्ज 0 है, A भी न्यूट्रल था, मतलब चार्ज 0 है। क्या जितना चार्ज पहले था, पहले टोटल चार्ज 0 था तो बाद में भी तो 0 ही होगा। कहने का मतलब अगर A पे -5E चार्ज आया है तो B पर +5E आया है, टोटल तो अब भी 0 है। अगर A पे -10E आया है तो B पे +10E आएगा, नेट चार्ज तो अब भी 0 है। तो कहने का मतलब चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर एन isolated system is always conserved। conserved का मतलब initial charge should be equal to फाइनल चार्ज। कहने का मतलब क्या है, जितना चार्ज स्टार्टिंग में होगा उतना ही चार्ज बाद में भी होगा। दैट इज कॉल्ड इनिशियल चार्ज इज कॉल्ड फाइनल चार्ज, यानी कि जो इतना चार्ज स्टार्टिंग में था उतना फाइनल में होगा। चार्ज बढ़ नहीं सकता, कम नहीं हो सकता। कहने का मतलब आप करेंसी यूज़ कर सकते हो पर करेंसी बना नहीं सकते। जैसे हम ऐसा बोल सकते हो, जैसे अपने पास करेंसी है, अब हम करेंसी को यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते, ना ही ख़त्म कर सकते। तो करेंसी जितनी थी उतनी ही रहेगी, ठीक है, आपके पास से निकल कर किसी दूसरे के पास चली जाएगी, है ना। तो वही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास से निकल कर दूसरी बॉडी के पास जा सकते हैं पर ख़त्म नहीं होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन मेरे पास से निकले हैं तो 10 ही पहुँचेंगे, आधे नहीं हो जाएंगे, या एक आध 2 इलेक्ट्रॉन गायब नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी हमारे पास और है, वो है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। वो और समझ लेते हैं अपन। इनवेरिएंस क्या है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जिस तरह से मास जो है वो वेलोसिटी से अफेक्ट होता है, बट चार्ज जो है वो वेलोसिटी से अफेक्ट नहीं होता।
यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो रेस्ट में है या दौड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज वेलोसिटी से अफेक्ट नहीं होता। इसी को हम कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थी और इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में अपन बात किया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश हो सकेगी तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर ज़रूर दूँगा। ये सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करें जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, 10th बोर्ड के लिए। इसमें मैं आपको स्टडी नोट्स के साथ कंप्लीट ये पैकेज है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि आने वाली अगली वीडियो ब्रह्मास्त्र सीरीज़ की आपको मिलती रहे। थैंक यू।